हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूथ पब्लिकेशंस का जो सामान्य विज्ञान है, जिसमें 104 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। आज 105 से आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो पिछले साल ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से 104 तक हम पहले देख चुके हैं। इसमें बायोलॉजी वाला आप जाके मेरा चैनल पे उसको देख सकते हैं। बायोलॉजी वाला में तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, सारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 105वां क्वेश्चन है हमारा, लिखा डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो ये पार्श्व विभोज्यतक के कारण से तना, जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो पार्श्व विभोज्यतक, इसको आप याद रखिए। पार्श्व विभोज्यतक के कारण से जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण, इसी को पार्श्व विभोज्यतक भी बोलते हैं। पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेम। कहीं इंग्लिश लिखता है, कहीं हिंदी लिखता है, तो आप दोनों ध्यान में रखिए। लेटरल मेरिस्टेम कहीं हिंदी है पार्श्व विभोज्यतक, जो पौधे के तने या जड़ का घेरा के बढ़ने का कारण बनता है। आप ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट हमारा, तना या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तो पार्श्व यानी लेटरल विभोज्यतक। इसी का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बार बार रिपीट करता है। अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष यानी विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तना या जड़ पर अग्रस्त, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व विभोज्यतक या लेटरल मेरिस्टेम के कारण से तना या जड़ के कारण होता है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है ये अंतर्वेशीय विभोज्यतक और शीर्ष विभोज्यतक के कारण से, यानी सी और डी सही है, यानी इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है तो अंतर्वेशीय विभोज्यतक और शीर्ष विभोज्यतक के कारण से होती है। बी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा, एरियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो अंदर के जो एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। तो याद रखिएगा, एरियोलर उत्तक जो होते हैं वो अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। इसका आंसर ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थल होती है। तो जीवित होती है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थित होती है। तो ये कोलेनकाइमा में होता है। ये जीवित कोशिका है कोलेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका है। तब ध्यान में रखिएगा कि जीवित होती है और कोनों पर लंबी और मोटी होती है, तो कोलेनकाइमा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो ये विभोज्यतक उत्तक जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगर पादप हार्मोन में बोलेंगे तो साइटोकाइनिन वो कोशिका विभाजन में सहायक करती है, लेकिन अगर कोशिका विभाजन उत्तक बोले तो विभोज्यतिकी उत्तक जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है। तो स्क्लेरेनकाइमा में मृत होता है, और हम लोग अभी देखे थे ऊपर में कि कोलेनकाइमा में जीवित होता है। आप ध्यान में रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमा मृत होती है और कोलेनकाइमा जीवित होती है। तो पूछा है निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है। स्क्लेरेनकाइमा, ये जितने भी उत्तक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ये अस्थायी होता है और सरल अस्थायी होता है, और जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो जटिल अस्थायी होता है। तो आप दोनों ध्यान में रखिएगा कि स्क्लेरेनकाइमा मृत होता है और कोलेनकाइमा जो होता है वो जीवित होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक है। तो ये जाइलम सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो नहीं है तो जाइलम नहीं है। जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल अस्थायी उत्तक होता है। सरल अस्थायी उत्तक में हमारा स्क्लेरेनकाइमा आता है, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा आता है। सरल अस्थायी जटिल अस्थायी उत्तक में, सरल में यही सब आता है, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। जटिल में जाइलम और फ्लोएम आता है। दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, डैश की कोशिकाएं मृत होती है। तो दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। दृढ़ उत्तक को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा।
इसी का कोशिकाएं मृत होती है और कोलेन कायमा जीवित होती है। नेक्स्ट हमारा वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो दृढ़ ऊतक जो होता है ये प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, यही दृढ़ ऊतक को हम लोग स्क्लेरन कायमा भी बोलते हैं। अब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अंतर्वेशीय विभोज्यतक पाए जाते हैं, तो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। अंतर्वेशीय विभोज्यतक पाए जाते हैं तो पत्तियों के तल में। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं, तो अस्थायी ऊतक बनाता है। जो 118 नंबर क्वेश्चन है ये बोल रहा है मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं, तो ये अस्थायी ऊतक बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। तो आप याद रखिए पानी और खनिज अगर दोनों पूछेगा तो जाइलम, और सिर्फ जल पूछेगा तो भी जाइलम, और इसका अगर जब भोजन पूछे तब फ्लोएम हो जाता है। तो यहाँ पानी और खनिज दोनों पहुँचा रहा था। ये जाइलम का काम है कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक खनिज और जल पहुँचाना। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा, और ये जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये जटिल अस्थायी ऊतक है, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनीय बंडल का गठन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये युग्म संवहनीय बंडल का गठन करता है, जाइलम और फ्लोएम, और ये जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट हमारा डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो जाइलम है। और जितने भी स्क्लेरन कायमा, कोलेन कायमा, पेरेन कायमा है ये सरल अस्थायी ऊतक है। उसमें भी स्क्लेरन कायमा मृत है और कोलेन कायमा जो होता है वो जीवित होता है। नेक्स्ट हमारा 122 नंबर डैश समान अस्थायी ऊतक नहीं है, अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ये जाइलम जो होता है ये अस्थायी ऊतक में नहीं आता है। ये जटिल तो होता ही है, जटिल के साथ साथ अस्थायी भी होता है, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार के साधारण अस्थायी ऊतक, ये अस्थायी ऊतक में पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेरन कायमा होता है। और साधारण यानी सरल है, अगर जटिल में आ जाता है तो जाइलम और फ्लोएम वो अस्थायी है और अस्थायी है। नेक्स्ट है निम्न किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो जटिल ऊतक में जो होता है ये पूछा भी जाता है किस प्रकार के, ये अभी हाल ही में इसको फिर से RRB NTPC में पूछा गया था 2019 वाला में, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो जटिल ऊतक में होता है, और जटिल ऊतक 2 ही है जो जाइलम और फ्लोएम होता है। नेक्स्ट हमारा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज और पैकेटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति इसमें से काइटिन की बनी होती है, आप याद रखिए। और जीवाणु का पेंडिडोकल्किन का बना होता है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज और पैकेटिन की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो स्क्लेरन कायमा का जो होता है ये मृत कोशिकाओं का संयोजन है, और जिसमें से कोलेन कायमा जो होता है जीवित कोशिकाओं का संयोजन होता है। और ये जितने भी ये स्क्लेरन कायमा, कोलेन कायमा, एरेन कायमा, पेरेन कायमा ये सब सरल अस्थायी ऊतक है, और जाइलम और फ्लोएम जटिल और अस्थायी ऊतक है। अब ये भी ध्यान में रखिए। मृत में से स्क्लेरन कायमा। नेक्स्ट हमारा पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य का प्रवाह करना, लेकिन जब जल और खनिज लवण पूछ देता है तो जाइलम होता है। सिर्फ जल पूछे तो भी जाइलम होगा, लेकिन पौधों में अगर फ्लोएम का कार्य होगा तो ये खाद्य पदार्थों का यानी भोजन का जो जड़ से लेके पौधों तक संवहन करता है। नेक्स्ट हमारा पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्लोएम फूड के लिए है यानी भोजन के लिए है। नेक्स्ट हमारा डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो ये पेरेन कायमा में होता है, एक पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पेरेन कायमा। नेक्स्ट है डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। थे मृदु ऊतक में होता है, यानी मृदु ऊतक यानी बोलते हैं हम इसको। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर कोशिकाएं रिक्त स्थान मिल सके मृदु ऊतक में। नेक्स्ट है
डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं भी होती है। तो गैर विशिष्ट कोशिकाएं किसमें होता है? पेरेनकाइमा में होता है। डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं किसमें होगी? तो पेरेनकाइमा में होता है। डैश नेक्स्ट हमारा 132 अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। तो ये पेरेनकाइमा में होता है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है, ये पेरेनकाइमा में। नेक्स्ट हमारा अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। अस्थायी उत्तक मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्यतक में वर्गीकृत किया जाता है। इसका डी नंबर सही आंसर है। अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक में यानी विभज्यतक में, जो जड़ और तनों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है। तो विभज्यतक में होता है, मेरिस्टेमेटिक में होता है, जो जड़ और तनों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम थे? विभज्योतिकी उत्तक है। अगर पादप हार्मोन में पूछेगा तो साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक उत्तकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विभज्योतिकी जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं विभज्योतिकी, मेरिस्टेमेटिक को ही। नेक्स्ट हमारा पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो विभज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार में बांटा गया है, अस्थायी और विभज्योतिकी में। नेक्स्ट हमारा 138 पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। तो भोजन फ्लोएम पहुंचाता है, जाइलम जल पहुंचाता है। डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। जटिल दो ही है, फ्लोएम और जाइलम। जटिल अस्थायी उत्तक है ये स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, ये सब सरल अस्थायी उत्तक होता है। और ये जाइलम और फ्लोएम को जटिल और अस्थायी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण? तो जाइलम है। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल कठोर होता है। जो कठोर होता है तो ये स्क्लेरेनकाइमा से होगा, क्योंकि इसी को मृदु उत्तक भी बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा कठोर होता है और मृत होता है, और नारियल की छाल का निर्माण इसी के द्वारा होता है, स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा। तो आप याद ध्यान में रखिए, जितना भी कठोर चीज़ या मृत होता है, स्क्लेरेनकाइमा ही उसमें काम आती है। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा यानी फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर जो कठोर होता है और मृत भी होता है। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो सीब ट्यूब जो है ये जाइलम का प्रकार नहीं है। तो कौन कौन है? देखिए ट्रैकिड्स है, जाइलम फाइबर्स है, नलिकाएं हैं। सीब ट्यूब इसमें से जाइलम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे संश्लेषण के हिस्सा में सामग्री का परिवहन में मदद करता है, तो फ्लोएम, क्योंकि वो भोजन लेके जाता है फ्लोएम, जड़ से लेके पत्ती तक। नेक्स्ट हमारा पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। ये कोलेनकाइमा के कारण लचीलापन होता है, और स्क्लेरेनकाइमा के तहत कठोरता होती है किसी भी चीज़ में। इस कोलेनकाइमा लचीलापन याद ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी उत्तक कौन थे? तो लचीलापन कोलेनकाइमा देगा, और कठोर स्क्लेरेनकाइमा देगा। नारियल की भूसी स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट हमारा पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है, तो ये कोलेनकाइमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट दृढ़ उत्तक डैश से बना है? तो निर्जीव कोशिकाओं से बना है। निर्जीव जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, दृढ़ उत्तक यानी मृत उत्तक उसी को बोलते हैं, ये निर्जीव से बना होता है, लेकिन कोलेनकाइमा जीवित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा, इसी को कहीं हिंदी में लिखता है, कहीं इंग्लिश में लिखता है, तो आप दोनों ध्यान में रखिए। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस डैश की एक मोटी मोम परत होती है, क्यूटीन होता है। जो रेगिस्तानी पौधों राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, उसमें एक मोटी परत पाई जाती है मोम जैसी, उसको हम लोग क्यूटीन बोलते हैं। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो संवहनीय उत्तक कहा जाता है, जो परिवहन करता है। संवहनीय उत्तक जाइलम, फ्लोएम, ये सब संवहनीय उत्तक है। 152 एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो वल्कल होती है।
वल्कल। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत को क्या बोलते हैं हम लोग? तो वल्कल बोलते हैं, ध्यान में रखिए इसको। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? तो ये कार्बन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो वो कार्बन में ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो पानी से बना होता है। 65 से 80% पानी ही रहता है शरीर में। 155 निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो विटामिन जो है मैक्रो में नहीं आता है। मैक्रो हम लोग उसको बोलते हैं जिससे हम हमारे शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, उसी को मैक्रो में रखा गया है। तो विटामिन हमको शरीर में कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, इसीलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल और वसा, इनमें से सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे तो वसा में सबसे ज़्यादा हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैक्रो पोषक तत्व उसी को बोलते हैं जिससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो। विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, इसीलिए मैक्रो पोषक तत्व में इसको नहीं रखा गया है, ध्यान में रखिए आप इसको। नेक्स्ट हमारा डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। इस तरह से हम 105 से लेकर 156 तक क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लाएंगे, आप शुरू से अंत तक देखिए इसको और लास्ट में कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।